जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। शिक्षा और उसके साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य, ये एक ऐसे दो एसेंशियल्स हैं जिस पर हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी एक ऐसा तगबा है, एक ऐसी सर्टेन पॉपुलेशन है जिन तक ये जो दो नेसेसिटीज़ है वो नहीं पहुंच पाई हैं। कई वर्षों में सरकार द्वारा कितनी योजनाएं लाई गई हैं, कितने ऐसे अभियान चलाए गए हैं, लेकिन एक समाज के लिए एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब सरकार के साथ साथ नागरिक भी सामने आए और साथ में काम हो। इसी के लिए हमारे साथ कितनी ऐसे सोसाइटी में इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो समाज में मौजूदा समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं और उसके सल्यूशंस के लिए निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो बीते कुछ वर्षों से झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इनके स्टूडियो में स्वागत करते हैं शिक्षा समाधान के फाउंडर दामोदर जी का। दामोदर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपकी स्टूडियो को, जो आपने हमारे टीम को, हमारे संस्था को इनवाइट किया है। हम सबसे पहले तो दामोदर जी शुरुआत करना चाहेंगे कि शिक्षा समाधान, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि इस क्षेत्र पर काम करना है या फिर सोसाइटी के लिए काम करना है, किस तरीके से ये सब शुरू हुआ? मैम, कभी ऐसा सोचे नहीं थे और कोई भी प्री प्लान ये नहीं था। पढ़ाई का समय था। स्कूलिंग से मैं हायर एजुकेशन के लिए बेंगलोर यूनिवर्सिटी गया, बीबीए कर रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही अच्छा बीता। उसके बाद एक बीमारी आई, मुझे पेट का दर्द हुआ था, तो 2-3 जगह पे हम लोग दिखाएं, सीएमसी भेलोर, हैदराबाद एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, और भी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स गए, पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह। तो बीमारी का नाम पता चला क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रेटाइटिस। और ये बीमारी उस समय 1 या 2% था पूरा इंडिया में, जैसा कि डॉक्टर के द्वारा मुझे मालूम चला। तो बहुत जगह पूछते थे, दारू पीते हो, शराब पीते हो? मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे क्या हुआ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल के बेड से ही एक दूसरे लोगों को मदद करना शुरू किए। मेरे माताजी, पिताजी, बहन, जितने भी परिवार लोग हैं, काफ़ी दुआ मन्नत किए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे थे। स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। लास्ट वेट मुझे जो याद है 72 था, लेकिन बीमारी के वजह से शुरुआत बीमारी होते होते 6-7 महीने में 48-49 हो गए थे। इतना वेट लॉस हो गया, खाना खा नहीं पाते थे, पानी तक नहीं पी पाते थे, हमेशा पेन किलर वगैरह लेना। तो मैं हॉस्पिटल के बेड से ही किसी किसी को मदद करने लगे, और वो ब्लेसिंग मुझे ऐसा फील होता था। दर्द भी होता था, पेन किलर लेते थे तो भी दर्द कम नहीं होता था। और सामने वाले बेड में किसी को मदद किए, किसी के पास पैसे नहीं होते थे, किसी को कुछ शारीरिक थोड़ा बहुत मदद करते थे। वहीं से कुछ हमको ऐसा फील होता था कि नहीं, आप मतलब वो ब्लेसिंग काम करता था, लगता था कि वो पेन किलर है। तो ये करते गए, और समाज में भी बहुत सारे लोगों को हम खाना खिलाते थे कोरोना काल के पहले ही। तो कुछ लोग पूछते थे कि क्या आप समाज सेवी हैं, संस्था चलाते हैं? तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ मेरा नहीं है, बस ऐसे ही करते हैं। और करते करते फिर कोरोना काल आया मैम, और फिर कोरोना काल से प्रशासन के साथ मिलकर काफ़ी हम लोग काम किए, और उसी दरमियान से लोग पहचानने लगे हैं। बहुत जगह सम्मानित भी किया गया कोरोना योद्धा के तौर पे। और जब लोगों का एप्रिसिएशन मिला ना, काम करने का जो प्रोत्साहन मिला, इससे एक जज्बा बनते गया। और बहुत सारे मेंबर, पहले तो शुरुआत हम खुद से अकेले किए थे, फिर दोस्त लोग के साथ मिलके किए। फिर ये मेंबर वर्ड जो है, धीरे धीरे लोग आए, बोले कि हम भी करेंगे, आपका काम अच्छा लगा। तो जुड़ते गए, काफ़ी सारे लोग जुड़ते गए। और इतना है कि मैम आज के डेट में मैं जिस गांव क्षेत्र में रहता हूं, वहां के आसपास के कोई भी लोग दुखी नहीं है। एक उम्मीद लेके आते हैं, और मेरे से ना नहीं होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मेरे साथ जुड़े जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन लोगों के सहयोग से मैं सामने वाले को दुखी नहीं करने का सोचता हूँ मैम। बिल्कुल दामोदर जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे, है ना, लोग जब हिम्मत हार जाते हैं, उस वक्त आपने फैसला लिया कि चलो ठीक है, मेरा जो है, लेकिन मैं सामने आके दूसरे की मदद करूंगा। बिल्कुल। ये फिलहाल अभी जब आपने स्टार्ट किया, तो क्या कुछ ऐसे मुख्य समस्याएं थे जिसको आपने देखा, और किस इश्यूज पे आप लोगों ने काम करना स्टार्ट किया इसके अंदर? मैम, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आए हैं लाइफ में, लेकिन हाँ, पीछे मुड़ के अभी तक नहीं देखे हैं मैम। उम्मीद है कि आगे भी नहीं देख पाएंगे, अगर इस तरह का समाज में अगर सहयोग रहेगा तो।
फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम है मैम, घर से कितना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कम थोड़ा ज़्यादा आ ही जाता है और लोगों को हम लोग कर ही रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है मैम, मेंबर जुड़ते हैं लेकिन कुछ दिन के लिए जुड़ते हैं, फिर अपने काम में बिजी रहते हैं, क्योंकि सभी कोई समाज सेवा एक बार करना चाहता है, 2 बार करना चाहता है। सभी अभी तो बिजी शेड्यूल है लाइफ का, दौड़ भाग की ज़िंदगी है, उसे अपने भी खाना होता है, परिवार को भी संभालना होता है। तो मेंबर्स का प्रॉब्लम है, वॉलंटियर्स का प्रॉब्लम है, फंडिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैम चल ही जा रहा है और हर 2 दिन 4 दिन में कुछ ना कुछ काम होता है मैम हमारे गांव समाज में, धनबाद ज़िला में, यहाँ तक कि रांची में भी 2-4 कार्यक्रम किए थे हम लोग। तो बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतने बड़े लेवल पर एक शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो होती हैं वो हर तरफ से होती हैं। जी मैम, जी मैम। और जैसा कि आपने कहा कि लोग मदद के लिए आते हैं पर कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, और मुझे लगता है कि खुद को बैक सीट पे रखकर दूसरे के लिए सामने आकर काम करना, ये जो है ये बात सब करते हैं लेकिन हर कोई जो है ना नहीं कर वो 100% कमिटमेंट के साथ नहीं कर पाते। फिलहाल आप लोगों ने खासकर मुझे लगता है कि कोरोना काल में भी आपने हेल्थ पे काफ़ी काम किया था, बहुत ज़्यादा। उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैम उस समय में एक लड़का आया था, उसके परिवार वाले रोते बिलखते आए थे। कोरोना का पूरा मतलब एकदम गंभीर स्थिति चल रही थी हमारे देश में, और उसके माता पिता रोते हुए आए थे। नाम था रोहन, हमारे वेबसाइट में, फेसबुक पेज में आप देख सकते हैं। उस लड़के का उम्र 12 साल हो रहा था मैम, और किडनी लीवर ऐसा बताया जा रहा था कि सब खराब हो गया है, गलत दवाइयाँ खा रहा था पैसे के अभाव में मेडिकल स्टोर में जाके। तो हमारे पास वो लोग आए, और देखिए जो हमारा नाम है शिक्षा समाधान, हमारा व्यक्तिगत यह विचार है कि कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। शिक्षा के कमी के वजह से कोई भी समस्या उत्पन्न होता है। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा MBA क्वालिफ़िकेशन है, मार्केटिंग विथ HR ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है मैम। बीमारी के बावजूद भी मैं कभी गैप नहीं हुआ हूँ और मेरा कंटिन्यू पढ़ाई रहा है। हाँ, सेमेस्टर एग्ज़ाम ही देते थे, क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे। प्रोफेसर का, टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है, और परसेंटेज मार्क्स वगैरह भी अच्छा था क्योंकि बेसिक मेरा अच्छा था 11th-12th में मैम। तो उस कोरोना काल में जब वो लोग आए तो उन लोगों को हम लोग रिम्स हॉस्पिटल लेके आए थे, और मेरे यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स हैं, कलीग्स के भाई थे, सपोर्ट लिए उनका। और उस बीच में भी काफ़ी परेशानी आई, गाड़ी नहीं हुआ करता था, ट्रेन से आना तो ट्रेन में भी जो है मास्क लगाओ, प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे। फिर भी हम लोग पहुँचे, उनका इलाज किए। आज वो लड़का मैम हमारा मेंबर बना हुआ है, और वो लड़का स्वस्थ है। मात्र 6 महीना तक वो बेड में रहा। 6 महीने के बाद 1.5 साल से आज वो हम लोग का मेंबर है मैम। और वो एक ही बात मामा बोलता है, प्यार से एक ही बात बोलता है कि मामा कभी भी याद कीजिए, दिन हो रात हो, पूरा ज़िंदगी समर्पण है आपके NGO में या समाज के काम में। और मैं आज ठीक हूँ तो ऐसे हज़ारों लोगों को मैं भी ठीक करना चाहता हूँ मैम। एक जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी दामोदर जी, वो ये था कि किस तरीके से, क्योंकि हम हमेशा इस बारे में चर्चा करते हैं कि समस्याओं के साथ जो एक बहुत बड़ी इशू है ना, वो ये है कि लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली मैम। और उस वक्त अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने जो क्रिएटिव तरीका निकाला हाँ है वो नुक्कड़ नाटक का नुक्कड़ नाटक है। किस तरीके से ये आपने डिसाइड किया? और मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस भी है ना, हाँ, टीम को ज्वाइन करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, किस तरीके से आप लोगों ने इसको रूप दिया? विनोद कुमार शर्मा सर, जहाँ कहीं भी हैं, मैं तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूँ, पैर छू के आपको प्रणाम कर रहा हूँ दूर से। मैम एक थाना प्रभारी थे, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, बागमारा चिटाही बस्ती से, बरोरा थाना। तो क्या हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम में वो मेरे जीजा जी को सर पकड़ लिए थे, गाड़ी हेलमेट नहीं पहने थे या जो भी वजह था ऐसा। तो मैं गया था उनको छुड़ाने के लिए, तो वो बोले कि बिना मास्क का ये चल रहे। हमने हाँ सर, पनिशमेंट तो बनता है। तो सर पूछे कि तुम क्या करते हो? मैंने बोला सर मैं समाज सेवी हूँ। पढ़ाई क्या की हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो सर ने बोला यार समाज सेवी हो, सिर्फ खाना खिलाना या कपड़े बांटना ही समाज सेवी नहीं है। अभी लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना काल है, लोग देखो तुम्हारे घर का आदमी मास्क नहीं पहन रहा है। तो वो बुरा वक्त था, लेकिन आज वो मजबूती पॉइंट बन गया मेरा। तो मैंने बोला हाँ सर गलती तो हुआ है, नहीं तो तुम लोग NGO चलाते हो तो क्यों नहीं नुक्कड़ नाटक करते हो, चलो हम लोग भी साथ देंगे। तो पहली बार पुलिस या बड़े बाबू के सामने बैठना और रूबरू होना, बात करना, और फ्रेंडली बिहेव किए थे, तो अच्छा लगा उस दिन। और उस दिन ये कारवां बदल गया। तो मैंने बोला सर हम लोग तो 4-5 हैं। तो सर लोग बोले ठीक है, पुलिस का रोल हम निभाएंगे, तुम मीडिया का रोल निभाना, किसी को डॉक्टर बनाओ।
किसी को मेंबर बनाओ, किसी को कुछ कुछ ऐसे करके। तो उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्सेप्ट वो मतलब इम्प्लीमेंट में वो जो प्लान था वो इम्प्लीमेंट में बदल गया ऑन द टेबल सेम टाइम। और मैम हम लोग कम से कम पूरे कोरोना काल में मुझे लगता है 50-60 जगह अलग अलग जगहों पे हम लोग ये नुक्कड़ नाटक किए थे। और डीएसपी नितिन खंडेलवाल जो कि धनबाद में अभी एसीबी पोस्ट पे हैं, नितिन खंडेलवाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हाथों पूरे टीम को सम्मानित किया गया था। तो मैम उस दरमियान में भी घर वाले कहते थे कि कोरोना काल है, सभी मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और तुम हो कि दिन भर बाहर रह के नुक्कड़ नाटक करके किन से मिल के आ रहे हो और घर पे। तो मैंने बताया पिताजी को कि पापा मेरा ये दूसरा जन्म है, पहला जन्म तो ऑलरेडी मैं मर चुका था, पता नहीं कैसे मैं ज़िंदा हो चुकी। मौत को मैं काफ़ी करीब से देखा था और एक बार नहीं कई बार देखा। मुझे ईआरसीपी जो कि इंडोस्कोपी के माध्यम से ऑपरेशन होता है, बहुत टर्मोलॉजी है, मेडिकल टर्मोलॉजी है, तो ईआरसीपी कम से कम 50-100 बार हुआ था। और वो जब ईआरसीपी होती है ना तो काफ़ी समस्या उत्पन्न होता है और किसी की जान भी चली जाती है। लेकिन 50 बार हो जाने के बाद पेट में स्टेंटिंग भी लगी हुई थी, जो स्टेंट होता है कलम का लीड की तरह, तो वो मेरे पेनक्रियाज में कम से कम 12-15 बार लगा था। और वो पेनक्रियाज में ही वो डक्ट में टूट जाना, मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति रहा। तो मुझे लगा था कि मैं मरा हुआ इंसान फिर से ज़िंदा लिया हूँ और इतना अच्छा मुझे मौका मिला है देश का, समाज का काम करने का, और उस वक्त नाम भी था और इससे मैच भी कर रहा था। मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा कोरोना काल आए, लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रहा है लोगों को समझाने में, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में अवेयरनेस करने। तो उस वक्त जैसे जब आपने शुरू किया, किस तरीके से लोगों का रिस्पांस क्या था, किस तरीके से जो दर्शक थे वो जुड़े इससे? मैम दर्शक थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो रहा था, हालांकि रूल्स तो था कि भीड़ ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन बहुत कोई संदेश लेके घर जाते थे। हम लोग उसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताते थे कि कोई पूजा की थाली लेके जा रही है मंदिर, तो उनको बड़ा बाबू बोलते थे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो बता दें मैं आज सोमवार है, मैं सोमवारी की हूँ, मुझे मंदिर जाना है। तो बोलते कोई सोमवारी नहीं, घर में पूजा करो, बाहर जाना अलाउ नहीं है, कोरोना काल है, हो सकता है तुम्हें भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो वो औरत नहीं मानती है। नुक्कड़ नाटक का ये पार्ट था मैम। फिर वो चली जाती है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, उसी दरमियान प्रसाद देती है और फिर इन्फेक्शन लेके घर आती है। फिर उसका देहांत हो जाता है तो उसके घर वाले पूरा रोते हैं। फिर मैं मीडिया कर्मी का रोल था, तो मैंने बोला मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ कि हेलो सर, इस गांव में एक औरत मर गई है। तो जैसे ही सर आते हैं पुलिस वाले तो बोलते हैं अरे इस औरत को तो मैंने मना किया, देखो यही हाल होगा अगर मेरा बात कोई नहीं मानोगे तो इसी तरह एक एक करके लाशें बिछ जाएगी पूरी समाज में, मेरा बात मानो। फिर एक पार्ट होता है कि एक नमाज़ करने जाता है, तो सर बोलते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, बोलता मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे मुझे लगता है कि उस टाइम में ये भी चीज़ आया था जिसमें भले ही आप कितना भी डर क्यों ना हो स्वास्थ्य का, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम इतनी ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट स्टोरीज में आपने जी एक पार्ट था क्रिकेट खेलने का, जो बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उनको भी बड़ा बाबू रोकते हैं, फिर उसका भी बच्चा डेथ होता है। फिर यमराज का मतलब एक पार्ट होता है जो वो आते हैं और सभी लाश को लेके जाते हैं। तो चित्रगुप्त उसका जो होता है पीए जिसको बोलते हैं, तो वो एक संदेश देता है कि आज तो हम लोग मात्र 10 ही लाश लेके जा रहे हैं, कल इससे ज़्यादा हो सकता है अगर यहाँ के लोग नहीं समझेंगे तो ये जो अवेयरनेस का काम था ना, काफ़ी लोग हंसी मजाक में ले रहे थे, लेकिन घर जब जा रहे थे तो इसको सीरियसली भी ले रहे थे कि बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जब आप क्रिएटिव वे में लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इसके थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। Exactly. इसके साथ साथ मुझे लगता है फिलहाल अभी करंटली शिक्षा के प्रति भी आप काफ़ी जागरूक हैं, क्षेत्र में आप काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सारे झोपड़पट्टी अभी भी है और वहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। सरकारी स्कूल तो है, लेकिन लोग फ्री व्यवस्था होने के बावजूद भी खाना मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, बैग मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, इवन पैसे भी मिलते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं लोग बच्चे को भेजते नहीं हैं। हमारे इधर कोयला का क्षेत्र है, तो बच्चे 3-4 साल के होते हैं और शिक्षा को प्राथमिकता ना दे के वो लोग अपने साथ लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बच्चों को भी कोयले चुनने के लिए ले जाते हैं। और बच्चे ज़्यादा नहीं, इतना 2-4 किलो के भाव में भी लाते हैं, तो उससे लगता है कि चलो मेरा बच्चा कोयला लेके आया। तो हम लोग गांव टोले मोहल्ले में जाते हैं मैम, और फ्री में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और कहीं कहीं पे मैम हम लोग 20 रुपये 40 रुपये भी लेते हैं। कारण बता रहे हैं, फ्री दे देने से भी ना लोग एक्टिव नहीं होते हैं, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट दे के नहीं सीखते हैं।
तो हम लोग 20 रुपये 40 रुपये भी बोल के लेते हैं ना, नॉमिनल चार्ज, बिल्कुल नॉमिनल। और हम लोग क्या करते हैं ना, हर संडे एग्ज़ाम बोल के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ बोल के वो 20-40 रुपये मतलब वहीं पे चला जाता है, कॉपी किताब कलम के नाम पे। तो थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ रहा है मैम। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी लड़की है, लड़का है जिसको नाम तक नहीं लिखना आता है, तो अभी उन लोगों को नाम लिखना आ रहा है, बोलना आ रहा है, प्रेजेंटेशन देना आ रहा है। कोशिश है मैम कुछ अच्छा करने का, क्योंकि हम MBA किए लेकिन जॉबलेस हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग पूरे टीम के का जो एफर्ट्स है वहाँ से अगर 1 या 2 अगर अच्छे लड़की लड़का को पोस्ट मिल जाता है तो शायद वो भी एक समाज सुधारक बन सकता है मैम। बिल्कुल। और इससे भी मैं संबंधित एक सवाल करना चाहूँगी आपसे दामोदर, जी कि मैम। जैसे आपने कहा कि आपने MBA की पढ़ाई की है, उसके बाद आपके पास ये डिसीजन था कि या तो आप वापस अपने फर्दर स्टडीज़ में जा सकते हैं, या फिर आप अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जी मैम, जी या फिर आप यहाँ पर एज ए सोशल सर्विस शिक्षा समाधान को आप एक विजन पे बिल्कुल। काम कर सकते हो। तो उस वक्त आपको नहीं लगा कि अच्छा सोसाइटी का तो काम होगा, लेकिन अभी मैं अपना करियर देख लेता हूँ? बिल्कुल मैम जैसा कि मैंने बोला ना, मुझे ब्लेसिंग मिला है, और मैंने 2-3 बिजनेस भी ट्राई किया था इस ड्यूरेशन में। एडमिशन कंसल्टेंसी थी, फिर एक पार्लर का एक शॉप्स मैं चलाया, नहीं इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन बीच बीच में वो जो दर्द हो जाना, फिर हॉस्पिटल जाना। तो कोई भी बिजनेस हो या कोई भी जॉब हो मैम, अगर आप खुद प्रेजेंट नहीं होना तो वो सक्सेस नहीं होता है। और ये जो समाज सेवा है ना, ये डेली नहीं करते, महीने में 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन 30 दिन हम लोग तो नहीं करते हैं। उस बीच में अगर दर्द भी कभी हो जाता है तो चलो ड्रिप व्रिप घर पे भी आजकल लगा लेते हैं तो आराम हो जाता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि एक जो आपके साथ एक बार जब वॉलंटियर्स जुड़ जाते हैं, जी मैम, तो फिर वो भी थोड़ा आगे उसको लेके हाँ, काफी मदद करते बहुत हैं। सपोर्ट करने लगे हैं इसमें। और ये जो काम ऐसा है ना, सुकून मिलता है मैम। देखिए मेरा एक छोटा सा संदेश भी है कि अपने लिए जो कुछ भी करते हैं वो तो साथ में चला जाता है जब हम लोग मर जाते हैं तो, लेकिन अगर हम समाज के लिए कुछ करते हैं या किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो वो एक विरासत बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बेसिस पे भी काम कर रहे हैं मैम, सभी तो कमा रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं। और मैं सक्षम परिवार से बिलोंग करता हूँ, जैसा कि मैं पहले ही बताया था। और मेरे पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का एक ही कहना है कि वो बुरा वक्त ना आए, वो बुरा दिन ना आए, आप खुश रहो, घर पे रहो। और अच्छा लग रहा है मैम, पता चला कि फिर से 20,000 40,000 जॉब में जाएं और फिर से दर्द हो जाए, थोड़ा डर लगता है मैम बेंगलोर दिल्ली पुणे चढ़ने का नाम लेके या वहाँ पे फिर से जाने में, क्योंकि वो बुरा वक्त जो देखे है ना, आज मेरा मजबूती पॉइंट बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका भी है समाज को देने का, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में खुद ही कहा। दामोदर जी, जब आपने इसकी शुरुआत की तो हमेशा एक हिचक रहती है ना कि पता नहीं सपोर्ट करें, मैं अकेला हूँ, लेकिन क्या पता मैं कितना ही कर पाऊँगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और आपने एक बात भी बताई किस तरीके से जो वॉलंटियर्स है उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। किस तरीके से लोग जुड़े जो कि शिक्षा समाधान को जिन्होंने आगे ले जाने में मदद किया? मैम सबसे पहले तो प्रकाश मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, तरुण मामा बहुत बहुत धन्यवाद, अनीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिम्मी कुमारी, राम भजन चौहान, अंकन मंडल। मैम बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ कैमरा में। हर किसी का ऐसा कोई मतलब फिजिकली कोई एफर्ट लगाए, कोई गाड़ी दिए, कोई कैमरा दिए, कोई अपना समय दिए, कोई घर से खाना दिए। एक छोटा सा है मैम कि एक पेड़ से गिरा हुआ आदमी था, व्यक्ति था, जिसका ना तो आधार कार्ड था ना कोई परिवार था, और लगभग 2-2.5 महीने से पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। वो खाना भी वहीं खाता था, बाथरूम भी वहीं करता था, मतलब दयनीय स्थिति था। जैसे हम लोग को सूचना मिला, हम लोग उसको उठाएं, नहलाएं, कपड़ा पहनाएं, दाढ़ी उड़ी बनवाएं, बाल उल कटवाएं। आपको मेरे वेबसाइट पे भी ये काम दिखेगा, पेपर वगैरह में ये बार बार आया था। तो उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, उसका पैर टूटा हुआ था मैम, पैर वगैरह सब ठीक किए, अभी वो स्वस्थ भी है, बैसाखी में भी चल रहा है। तो उसको खाना देने के लिए हमारे जो मेंबर राम भजन चौहान जी, उनके परिवार पूरा, मतलब अगर हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आदमी को 3 टाइम का खाना देते थे हमारे मेंबर ने। और इसके उनको ठीक करने के लिए काफ़ी सारे मेंबर लगे हुए रहते थे। तो किन्हीं का भी कम योगदान नहीं है, हम कितना भी कम कहेंगे वो झूठा है। बहुत से बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और मैम समाज सेवा एक इंसान से नहीं होता है। हाँ, शुरुआत अकेले किए थे, ये सही बात है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, परमानेंट नहीं है। हाँ, पैसे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब वो खड़ा रहते तो एक हिम्मत होता है कि नहीं ये काम कर लेंगे, क्योंकि अपन 4-5 लोग हैं। जैसे आज से 2 दिन पहले ही मैम हम लोग कंबल वितरण में गए थे, तो एक मेंबर का कहना था कि
दो में से कैसे होगा 30-40 कंबल बांटना है, 2-4 और लोगों को ले लेते हैं। तो मैंने बोला कि देखो कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई अपना काम कर रहा है, तो इतना रात को कैसे लेके जाएंगे, रात को 11-12 बजे। मेरा ये सोच था कि दिन में कंबल बांटेंगे तो सभी लोग ले लेंगे, लेकिन रात में एग्जैक्ट लोग दिखते हैं कि कौन ठंड में मतलब कपा रहे हैं, ठंड उनको लग रही है। और सच में ऐसा हुआ कि हम लोग को ऐसे जेन्युइन लोग मिले। तो हमें वहाँ के एक जावेद हबीब का वो एजेंसी लिए हुए हैं, नागेश्वर सिंह सर, वो आ गए, जबकि बहुत बड़े वो आदमी हैं और उनका एक रेस्टोरेंट भी है JS झटका बिग बाज़ार के पास गोविंद धनबाद में। वो आदमी आ गए, उनके साथ 3-4 और लड़के आ गए। वो बोले चलो ना, कितना लड़का चाहिए, रात को 12 बजे। तो कहते हैं ना मैम, जब सोच आपको अच्छा है ना कि नहीं हमको अच्छा कुछ करना है, तो आपके पीछे ना बहुत सारे लोग सपोर्ट मिल जाता है। बहुत 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 मैम। एक जो मैं खासकर बात करूँ कि मुझे ऐसा होता है कि क्योंकि स्वास्थ्य से लेके जो आपका स्ट्रगल रहा है ना, उसका एक ये भी उससे जो एक आउटकम निकल कर आया कि आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी सजग हो गए और आपको वो एक समझ में बैठी कि कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए स्वस्थ रहना। आप ग्राउंड लेवल पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं। झारखंड की बात अगर हम करें तो क्या कुछ आपके सफ़र में मुख्य सामाजिक समस्या आपको देखने को मिली कि हमारे राज्य में ये एक समस्या है जिसको थोड़ा सीरियसली हमें टैकल करने का ज़रूरत है? मैम बोला तो गया है पर सरकार के द्वारा कि हम लोग आयुष्मान कार्ड या ऐसा कुछ सुविधा दिए हैं गरीब लोगों के लिए, लाल कार्ड के लिए या पीला कार्ड के लिए। पता नहीं, मैंने अपने अभी तक 2-3 साल जो लोगों को मैं हॉस्पिटल लेके गया, मुझे नहीं लगा, जहाँ पे मैं खुद उनका कार्ड लेके बहुत सारे काउंटर में गया, वो बोले उस काउंटर में जाओ, उस काउंटर में जाओ, इसका ये नहीं हो सकता है। तो मुझे ये कहना है कि गुमराह ना किया जाए गरीब लोगों को, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए मैम योजना को लेके। और अगर वो प्रॉपर गाइडेंस उनके लिए इसलिए चाहिए क्योंकि गरीब, एक तो गरीब होते हैं, उन लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, तो सरल से सरल उपाय किया जाए ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन लोगों का सही से सही मायने में सहयोग हो मैम। हम आप जैसे लोग तो चलिए ठीक है, मरता क्या नहीं करता, तो बीमारी से हम लोग कहीं ना कहीं कर्ज लेके, परिवार है, बड़ा सदस्य है, कुछ ना कुछ कमाते हैं तो अपना इलाज हो जाता है। लेकिन गरीब वाले लोग कमाते हैं और खाते हैं, और अगर गलती से भी बीमारी हो जाती है तो उतना सजग नहीं है। इसलिए एक सिंपल साधारण कुछ ऐसा होना चाहिए, उनके कार्ड में कुछ ऐसा नंबर आधार से जोड़ देना चाहिए कि वो नंबर दिखाने से पता चल जाए कि हाँ ये APL BPL में आ रहे हैं, तो उनका सारा बिल माफ़ होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, बाकी मैं पार्टी पॉलिटिकल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अनुरोध है मैम। बिल्कुल। अभी तो खैर जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य पे भी काम हो रहा है, शिक्षा पे भी काम हो रहा है, क्या फ्यूचर को लेकर कोई विजन है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे काम करना है, या फिर शिक्षा में या स्वास्थ्य में ये एक पर्टिकुलर मुद्दा है जिसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं? जब मैं बीमार हुआ करता था तो परिवार और दोस्त छोड़ के समाज के कोई लोग आगे नहीं आए थे, और आसपास में मंत्री विधायक भी थे और मुखिया भी थे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैम मुझे मांगने पे भी एम्बुलेंस नहीं मिला था। बहुत दुख था इस चीज़ को लेके। ना मुझे उस वक्त कोई देखने आए थे, ना आज मुझे कोई मेरे घर देखने आए हैं, और वो आग दहक रही है जिस वजह से मैं आज से 7 महीना पहले मैम एम्बुलेंस लिया हूँ। उसका पूरा कॉस्टिंग है मैम 6.5 लाख, पौने 7 लाख। मैं चाहता तो एक लग्जरी लाइफ जी सकता था, स्कॉर्पियो या थार वगैरह लेके मैं भी घूम सकता था, मैं गाड़ियों का काफ़ी शौकीन हूँ मैम। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरा बुरा दिन था और मेरे बुरे समय में कोई साथ नहीं दिए, तो मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन कुछ करके जाएंगे मैम। जैसा कि मैंने बोला कि दूसरे के लिए ज़रूर कुछ करेंगे, तो मैंने एक एम्बुलेंस लिया है मैम, और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि अभी तो एक लिए हैं, ऐसा अगर कुछ हाथ में पैसे आएंगे, कुछ भी कैसे भी करके पैसे आएंगे ना, तो एक नहीं 101 एम्बुलेंस होगा हमारे गांव क्षेत्र में। और मैं सरकार के भरोसे नहीं रहूँगा, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, और जो भी दोस्त मेरे बाहर में काम करते हैं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं मैम, अपने सैलरी से देते हैं, और भविष्य में भी अगर देंगे तो सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं से भी कॉल आएगा एम्बुलेंस का सुविधा देंगे। हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा, चूँकि मैं ऑल ओवर इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराया हूँ, मुझे डॉक्टर का संपर्क है, मुझे जानकारी है, मैं MBA किया हूँ, लेकिन मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी अभी तक याद नहीं है, लेकिन MBBS का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है मुझे बहुत थोड़ा बहुत जानकारी है मैम, और डॉक्टर से मेरा बहुत अच्छा पड़ता है, पता नहीं क्यों। तो मैम उस क्षेत्र में मैं कम से कम
अभी तक ऑन रिकॉर्ड 72% को ठीक किया हूँ, सभी जिंदा हैं और सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सभी हमारे काम को सराहना करते हैं। और सभी जब मिलते हैं ना तो उनके जो चेहरे पे जो स्माइल है ना मैम, अजीब सा खुशी देते हैं। जब एम्बुलेंस निकाल रहे थे ना तो इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। बहुत सारे लोग बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पीठ हर कोई थपथपाता है मैम, लेकिन सामने आके कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। तो सभी कोई बोले मैं 10,000 दूंगा, मैं 5,000 दूंगा, ऐसे करके। और मेरा अपना खुद का 40-50 हज़ार रुपये था, तो मुझे लगा कि डाउन पेमेंट करके हर महीने EMI भर के हम कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक संकल्प ले लिया कि जब तक एम्बुलेंस में बाघमारा को ना दे दूं मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। तो ये फेसबुक में पूरा चलने लगा, तो मुझे लगा कि कुछ कंट्रीब्यूशन भी आएगा और जल्दी से हम लोग गाड़ी ले लेंगे। तो जो लोग बोले थे कि हम पैसा देंगे वो लोग भी पैसा नहीं दिए, और जो 2 दिन का हम संकल्प लिए थे वो 14 डेज हो गया। और धनबाद जाना होता था, कतरास जाना होता था, मार्केटिंग करना होता था, तो बिना चप्पल का जाते थे, सूट वूट में भी या बढ़िया कपड़ा पहन के। लेकिन देखता था कि चप्पल नहीं पहना है तो बहुत कोई टोकते थे, तो क्या बात है चप्पल नहीं पहने हो, क्या बात है चप्पल नहीं पहने हो। और जिनको जानकारी होता था तो वो बोलते थे कि मान गए तुमको। लेकिन 14वां दिन के बाद मैं फाइनली वही फिर घर से पापा से 1 लाख रुपए लिए, पिताजी को बताया कि पापा समझिएगा कि मेरा स्कॉर्पियो का आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं, दोबारा नहीं कुछ मांगेंगे। पिताजी बोले कि इतना दिन से तो मांग ही रहे हो, हर बार बोलते हो कि नहीं मांगेंगे, चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि फैमिली का सपोर्ट रहा, साथ में दोस्त लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। जब आपने काम शुरू किया तो लोग भी सामने आते गए, जुड़ते गए। दामोदर जी, आपकी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी इंस्पिरेशन से भरी हुई है कि किस तरीके से इतने संघर्ष के बाद भी आपने ये फैसला लिया कि समाज के लिए कुछ करना है। हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। नमस्कार।